आज का इस जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित श्री मोका रेखा जी, एडीसी सिंहजुम, डॉक्टर एस.के. थोंगन, डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर, डॉक्टर टी. ड्रोमा, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज सिंहजुम, डॉक्टर कुलदीप, सर्वेलेंस कोऑर्डिनेटर HIP वेस्ट कामेंग तथा संस्थान के सभी छात्रों को स्वागत करते हैं। इसके साथ ही आज उपस्थित अतिथिगण को खाता के साथ अभिनंदन करते हैं। इसके लिए मैं आकाश एओ को खादार्पण के लिए श्री आकाश एओ को मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूँ। गुड आफ्टरनून। श्री मोका रेखा सर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर डॉक्टर थोंगन, MO इंचार्ज PHC सिंहजुम डॉक्टर ड्रोमा और डॉक्टर कुलदीप, एपिडेमियोलॉजिस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोमडिला, आप सभी का यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। और बच्चों को मैं साथ ही साथ ये जानकारी देना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम क्यों हुआ। आज का जो IEC कम अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन ADD एंड सेल्फ हाइजीन। ADD हुआ एक्यूट डायरियल डिजीज, जो कि रिसेंटली आप सभी को मालूम है कि कुछ बच्चों को डायरियल डिजीज हुआ था। तो इसको हमारे नर्सिंग मैडम ने सीधे डॉक्टर ड्रोमा को रिपोर्ट किए, जिन्होंने फिर बिना कोई देरी के ऊपर DMO डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ने इसकी जानकारी दी थी और उन्होंने भी बिना देर किए डॉक्टर थोंगन सर के अंदर एक टीम बनाकर यहाँ पहुँचे थे। आप लोगों से इंटरेक्शन हुआ, सैंपल कलेक्ट किया गया। तो ये सब कुछ होने के बाद अभी प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली आपको एक, क्योंकि ये दोबारा ना हो और क्यों कैसे हम इसको रोक सकते हैं, इसके ऊपर उन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम का प्रस्ताव रखा था आज। तो इससे मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और सिर्फ सुन के दूसरे काम से निकाल ही नहीं देंगे, बल्कि फॉलो भी करेंगे। क्योंकि यहाँ एक बच्चे को बीमार होना मतलब वो जल्दी से, क्योंकि कम्युनिकेबल होता है, जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाता है वायरस के थ्रू। तो आप अपने को स्वच्छ रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे तो सभी, पूरा हॉस्टल, पूरा संस्थान स्वस्थ रहेगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं और साथ ही साथ ADC सर श्री मोका रेखा सर का धन्यवाद भी करता हूं कि वो अपना बहुमूल्य समय काफ़ी व्यस्त होने के बावजूद निकालकर हमारे बीच आए। और हम लोग इस बार तो क्योंकि डायरेक्टर सर भी नहीं है, अच्छे से हम लोग इनका स्वागत नहीं कर पाए। इनका ये पहला विजिट है। वैसे हम उम्मीद करेंगे कि सर आपसे फिर हम लोग ज़रूर दूसरे प्रोग्राम में मिलेंगे, तब डायरेक्टर सर भी यहाँ उपस्थित होंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ और सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गुड आफ्टरनून सभी को। रेस्पेक्टेड ADC सर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज के सभी फैकल्टी और छात्र छात्राएं, DSO सर, सर्विलेंस कोऑर्डिनेटर, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज PHC सिंहजुम, मैं सांगे नोरबू डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट। मैं
जो कोर्स ऑफ इवेंट्स को सिंस ADC सर इज आल्सो प्रेजेंट हियर, तो मैं बताना चाहूँगा। ऑन 27th May 2022 सर, we were informed by the medical officer in charge PSC Sinchung that several cases of acute diarrheal disease has been reported for this Central Institute of Himalayan Culture Studies। उसके तुरंत ही बाद DSO सर ने मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज PSC सिंचुंग को ये डायरेक्टिव्स दिया कि सभी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है और साथ ही साथ ट्रीटमेंट करना है। सिंस वहाँ पे इन पेशेंट कैपेसिटी, बेड कैपेसिटी कम था, तो कुछ पेशेंट्स को CHC रूपा में रेफर किया हुआ था। एंड आफ्टर दैट एज आवर प्रोसीजर इन द इवनिंग हमने एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम फॉर्म किया, जिसमें DSO सर, मैं खुद एपिडेमियोलॉजिस्ट, MOIC सिंचुंग को इंक्लूड करके ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तुरंत ही नेक्स्ट डे 28 को डिप्लॉय किया हुआ था। ऑन 28 वी रीच्ड हियर एट द यूनिवर्सिटी एंड वी वेर वेरी मच डिलाइटेड टू मीट द डायरेक्टर से हमने मिला, बात किया। उसके बाद में हमने अपना इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया। फर्स्ट केस was reported on 18th May according to the OPD register maintained by the sister here। जो सिस्टर यहाँ बैठता है, रेसिडेंट सिस्टर, उसका वो जो OPD रजिस्टर है उसमें 18 मई को फर्स्ट केसेस 3 केस रजिस्टर किया था। उसके बाद में कोर्स ऑफ इवेंट्स को आगे चलते हुए 30 मई को लास्ट हमने केसेस देखे 6 केस। उसके बाद ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2 stool samples were sent to the Tomoriba Institute of Health and Medical Science नाहरलगुन में टेस्टिंग के लिए भेजा था, जो हमारा खुशी के लिए बात है कि नेगेटिव आया है। एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया और वायरस जो एक्यूट डायरियल डिजीज जिससे होता है उसको नेगेटिव आया है। उसके बाद हम लोगों ने प्रोबेबल एक हाइपोथेसिस के थ्रू से हम लोग ने ये चर्चा किया कि प्रोबेबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आप लोगों का पानी हो सकता है। उसके बाद दूसरा हुआ फूड इन्फेक्शन। ये 2 हाइपोथेसिस को रखते हुए अभी हम लोग चल रहा है। आउटब्रेक को हम लोग ने अभी क्लोज नहीं किया है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एंड वी आर होपिंग दैट आपका यहाँ का पानी का सैंपल्स को हम लोग लेके टेस्ट करेगा आगे जाके। और आज का ये प्रोग्राम IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम जो रखा हुआ है, खास करके आप सभी को जो स्टूडेंट्स हैं और बाकी फैकल्टीज हो, अपना पर्सनल हाइजीन को किस तरह से मेंटेन करना है ताकि एक्यूट डायरियल डिजीज ना हो। इसीलिए इस प्रोग्राम को हम लोग ने एक प्रोबेबल उसमें रखा हुआ था, डेट फिक्स नहीं हुआ था। तो विद द हेल्प ऑफ मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज PSC सिंचुंग, लाइजनिंग विद द कल्चर आप लोग का यूनिवर्सिटी, इस प्रोग्राम को एक आज सक्सेसफुली कंडक्ट करने का मौका मिला है। तो स्टूडेंट्स से मैं अनुरोध करूंगा, जितना भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है ध्यान से सुनिए। और हमारा जो रिसोर्स पर्सन है आज डॉक्टर कुलदीप, काफ़ी नॉलेजेबल है एंड इट इज़ द राइट पर्सन आप सभी को डायरेक्टिव इंफॉर्मेशन देने के लिए। इज द राइट पर्सन। सो I would like to call upon District Surveillance Officer now, Dr. मोहन जी को मैं बुलाना चाहूँगा कि आप एक दो बोलिए। Thank you so much. Good afternoon, most respected ADC sir, Sinchu, other faculty members of the institute, MOIC, PHC Sinchu, my colleague Dr. Kuldeep, जो आज के रिसोर्स पर्सन है, एंड माई एपिडेमियोलॉजिस्ट जो सर्वेलेंस का एपिडेमियोलॉजिस्ट वेस्ट कामेंग का मिस्टर सांगे होंगर। आज का मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पे किस लिए आया वो मैं 2 शब्द में आपको बताना चाहता हूँ कि वी आर वेरी ग्लैड दैट आपके जो सिंचू के MOIC ने हमको 18 को
एक इंफॉर्मेशन दिया कि यहाँ से जो आउटब्रेक डायरिया का, एक्यूट डायरिया का हुआ है, वो कि हम लोग इमीडिएट टाइम रहते उन्होंने इन्फॉर्म किया। तो साथ साथ में जैसे हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट ने पूरा स्टेप वाइज बता दिया। तो मेन आज के जो समर सीजन में जो एक्यूट डायरियल डिजीज है वो कॉमन है, वो एवरी जगह में आजकल वो रेनी सीजन की वजह से, और यहाँ पे जो प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर प्लांट नहीं होता है और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों का लैकिंग है, कोई पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाता है, और स्पेशली हॉस्टल्स वगैरह में थोड़ा रिस्क फैक्टर रहता है। तो उसके चलते जैसे उन्होंने इन्फॉर्म किया, जो एज ए सर्वेलेंस ऑफिसर हमको क्या करना था, हम लोगों ने पूरा उसको थ्रू जैसे स्टेप्स है, जैसे प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एक सर्वेलेंस में एक आउटब्रेक होता है तो क्या क्या स्टेप वाइज करना है हम लोगों ने किया है, और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। तो उसके वी आर लकी दैट ये जो आपके यहाँ पे जो आउटब्रेक हुआ डायरिया का, वो बहुत इजीली कंटेन हो गया, दैट वो यहाँ से बाहर नहीं फैला। और यहाँ पे भी जैसे आप लोगों ने कहा कि सम 180 स्टूडेंट्स है यहाँ पे, जबकि अराउंड 20-25 को लगा। तो ये मैंने लकी है कि आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुआ। और आज के साथ ये हम लोगों का आने का मकसद ये है कि एक तो आपको एक अवेयरनेस यहाँ पे जो एक्यूट डायरियल डिजीज के बारे में हमारे साथ में जो डॉक्टर कुलदीप है, ये पब्लिक मेडिसिन एक्सपर्ट है, तो आपको एक्यूट डायरियल के बाद वजह जो भी है सोर्सेस लेके उनका ट्रीटमेंट, उनका प्रिवेंशन जो भी है, वो आपको पीपीटी के थ्रू आपको जानकारी देंगे। और साथ में जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, सभी को एक अवेयरनेस कि आपको पता है एक्यूट डायरिया में प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करना है, वो सभी आपको पता है। फिर भी एक रिमाइंडर कि उसके चलते फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। किसी को यहाँ पे तम बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, ये वेस्ट कामेंग के एक एसेट है जो यहाँ की मैंने आपको फर्स्ट डे को जब डायरेक्टर साहब से मिले थे इंडिया में, उन्होंने कहा कि हमें 3-4 ही जो ऐसा इंस्टीट्यूट है, और एक यहाँ पे जो हम लोगों को वेस्ट कामेंग में है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसा एक अच्छा एसेट हमको मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो यहाँ पे जो भी मेरे फ्यूचर में ऐसा कोई आउटब्रेक ना हो, तो उसके लिए क्या क्या हमको प्रिकॉशंस लेना है, और आपको सब कुछ जानकारी है एक्यूट डायरियल डिजीज क्या होता है, उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए। फिर भी एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल टीम, हमारा जो हम लोगों का जो रिसोर्स पर्सन है, वो इसी पर मैंने ये यहाँ पे एज ए मेरे कोऑर्डिनेटर बॉम्बेला में कैंप है, जब 5-6 डिस्ट्रिक्ट को देखता है, तो और सर्वेलेंस के इनको अच्छा खासा नॉलेज है। तो आपको पीपीटी के थ्रू एक एक्यूट डायरियल के बारे में उन्होंने एक शॉर्ट पीपीटी बनाया है, जिससे आपको बहुत लाभदायक होगा। थैंक यू। हेलो, मैं सेल्फ डॉक्टर कुलदीप देवनाथ। तो मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, मैं स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ IDSP से IITFP में ट्रांसफॉर्म होने के लिए, और मैं मेनली काम करता हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन है जपाई को बोल के, उसके लिए। तो उससे NGO वी आर जस्ट सपोर्टिंग स्टेट गवर्नमेंट। और पहले तो सबको गुड इवनिंग ऑल द स्टूडेंट, ADC सर एंड DSO सर। मैं भी आया था, आप लोगों को याद होगा कि सडनली आपके यहाँ पे बहुत सारा केसेस ऑफ डायरिया आया। तो अब प्रॉब्लम मेरा जो सेशन है एक सिंपल सेशन रहेगा, नॉट क्लास जैसा नहीं है, सिंपली बस आप लोगों को बताने के लिए डायरिया क्या होता है, कैसे होता है, और आप लोग खुद से इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहले तो डायरिया क्या है, डायरिया एब्जॉर्बर फूड और वाटर स्टूल होता है, और जनरली क्राइटेरिया हम देखें तो इट विल बी मोर देन 3 टाइम्स, इनमें 24 आवर्स में 3 बार से ज़्यादा होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसके साथ आपको क्या होगा, सारे डायरिया एक बैक्टीरिया, वायरस या किसी पैरासाइट के इन्फेक्शन से होता है। सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट है मेल न्यूट्रिशन। तो आप लोगों के एक में मुझे नहीं लगता है कोई मेल न्यूट्रिशन से सफ़र करेगा, बट
मेल न्यूट्रिशन और जो डायरिया इन लोगों का बहुत अच्छा बोला जा सकता है, दोस्ती काइंड ऑफ है कि मेल न्यूट्रिशन होगा तो डायरिया आएगा, डायरिया होगा तो मैं फिर भी बोलूँगा आप लोगों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग फ्यूचर जनरेशन हो। और इंडिया में 5 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें से 3rd लीडिंग कॉज उन लोगों का डेथ का है डायरिया। तो ये इसलिए नहीं कि अपने सेफ्टी के लिए भी नहीं, इसलिए भी जान के रखिए कि आपका कम्युनिटी में जो है, जो बच्चे आपके फैमिली में, उन लोगों के सेफ्टी के लिए। इसके बाद आता है सोर्स, जैसे कि वाटर हो गया हम लोगों का। सोर्स मतलब क्या है, जब कंटेमिनेशन होता है किसी वायरस से या बैक्टीरिया से, कोई सोर्स आपका कंटेमिनेशन हुआ है। मोस्टली डायरिया केस में सोर्स होता है वाटर, वाटर के थ्रू ही फ्लो होता है। और लास्ट में अदर कॉजेज है जैसे कि पर्सन टू पर्सन हो सकता है या फिर पोर हाइजीनिक स्टेटस मेंटेन होता है। तो जनरली सिम्टम क्या है, अभी तो हो जाता है एबनॉर्मल लूज और वाटरी स्टूल होगा। सेकंड होगा ब्लोटिंग, मतलब पेट होता है ना, गैस से कभी स्कूल जाता है, ऐसा सिचुएशन होगा। नोशिया, नोशिया मतलब क्या है, जैसे कि वॉमिटिंग होने का पहले का सिचुएशन, वॉमिटिंग होगा जो फीलिंग है वो, फिर वॉमिटिंग हो सकता है। इसके साथ साथ आपको फीवर रह सकता है और कभी कभार स्कूल में ब्लड हो सकता है या फिर म्यूकस हो सकता है। और जब आपको सडन आर्जेज होता है बाउल मूवमेंट का, सडनली आपको टॉयलेट जाना ही पड़ेगा, मतलब विथ लूज वाटर। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। ये सिम्टम अगर है तो आप बोल सकते हैं मे बी यू आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया। हालांकि इसका क्लिनिकल क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, जैसे कि लूज स्टूल आपको मिनिमम 24 आवर्स में 3 टाइम से ज़्यादा होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको टायर्डनेस का फीलिंग होगा, डिहाइड्रेशन होगा। और जब कब आपको लगता है कि डायरिया जो है आपका सीरियस या सीवियर फॉर्म है, और कब आपको लगना चाहिए कि अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना है, खुद के हिसाब से नहीं चल रहा है। जैसे कि क्या होता है, पहले डायरिया होने के बाद सब यही करता है, आप ORS लीजिए घर पे, 2-3 एपिसोड के बाद ऐसे ही नॉर्मली ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा सिचुएशन तब होता है जब मतलब आपको डॉक्टर के पास जाना है। वो समझने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, किसको आप मैनेज कर सकते हैं, किसको आप नहीं मैनेज कर सकते। तो ये सारी सिचुएशन है जब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक तो आपको डायरिया हो रहा है 24 या 48 आवर के ऊपर से 1 या 2 दिन लगातार हो रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया, बहुत ही ज़्यादा पानी कम है शरीर के अंदर आपको लग रहा है, आपको डिजीनेस लग रहा है, या फिर आप में भी फेंट हो रहा है। फिर जो एब्डोमिनल पेन है, पेट में जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा है, इनटॉलरेबल है, आप टॉलरेट नहीं कर सकते। या फिर आपको लग रहा है कि आपके स्टूल में ब्लड या स्टूल जो है ब्लैकिश हो रहा है, तब आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसके ऊपर जब आपका फीवर ज़्यादा हो, 102 डिग्री के ज़्यादा हो, इसके ऊपर कभी भी आपको किसी भी नॉट ओनली इन डायरिया, एनी डिजीज हम लोग एक चीज़ मिस आउट करते हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। ये 3 चीज़ें हैं, किसी भी डिजीज के साथ आपके साथ हो सकता है और यंग स्टेज में कभी भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा कोई भी मेंटल फीलिंग आई हो विद एनी डिजीज कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है या फिर डिप्रेशन हो रहा है, यू शुड गो एंड हॉस्पिटल। अच्छा, डायरिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है डिहाइड्रेशन। जनरली आप लोगों के एज में जो बच्चे हैं, ऐसा मतलब बहुत रेयर इंसिडेंट होगा कि मतलब किसी ने डायरिया की वजह से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गए, एक्सपायर हो गए, वो कभी भी नहीं होगा। हार्डली हो सकता है, आप जाकर हॉस्पिटलाइज होंगे, 2-3 IV फ्लूइड से रहेगा, विल बी फाइन, विल कम बैक अनटिल आप उसके साथ आपका और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन डायरिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो है वो है डिहाइड्रेशन, बॉडी से पानी। डिहाइड्रेशन का डेफिनेशन अलग से बोलने का कुछ नहीं है। डिहाइड्रेशन का मतलब ये है आपके बॉडी में ज़रूरत से कम पानी हो गया और हमारा बॉडी चलने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, वाटर एक मेन है और दूसरा है हम बोलते हैं आयरन। जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा इलेक्ट्रोलाइट जो है, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ये सब क्या करते हैं, मसल को सिग्नल भेजते हैं और मसल को एक्टिव करते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा आपको डिहाइड्रेशन हुआ है? साइन ऑफ डिहाइड्रेशन है, एक तो आपको रेस्टलेसनेस हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकता है, बहुत ज़्यादा पानी का प्यास होगा, थोड़ी देर बाद आप पानी पी रहे हैं, सूखे नाइट मतलब बोलते हैं ना आंखें गड्ढे में चला गया, आंखें थोड़ा अंदर चला गया, डार्क सर्कल दिख रहा है, ऐसा सिचुएशन। और
सिचुएशन है, डिहाइड्रेशन में हो सकता है, एक जो है फेल हो सकता है, कोई भी अनकॉन्शियस हो सकता है, वो कब होता है सीवियर फॉर्म में। ऐसी फॉर्म में जो भी हो यू शुड गो टू नियर बाई डॉक्टर या फिर आपके यहाँ पे एक रेजिडेंशियल लैब से उनको खबर कीजिए तुरंत, ठीक है। और एक सीवियर फॉर्म में क्या होता है, थर्स्ट तो रहता है, पीने का मन है लेकिन पी नहीं पाता है। तो जनरली WHO रिकमेंड करता है कि डायरिया मैनेज करने के लिए लोगों को 3 चीज करना चाहिए। एक है डिहाइड्रेशन, सेकेंड है न्यूट्रिएंट्स रिच फूड हम लोगों को खाना है, और थर्ड जिन सप्लीमेंट जो कि बच्चों के लिए रहेंगे, आप लोग के लिए नहीं है। 5 साल के नीचे जो बच्चा होगा उसको अगर डायरिया होता है तो उसके बाद उसको 5 दिन जिम का सप्लीमेंट लेना पड़ता है, जो उसको हॉस्पिटल से फ्री में ही मिलता है। तो डिहाइड्रेशन आप कैसे करेंगे, सबसे अच्छा चीज़ तो है ORS। पहले उसको बॉयल कीजिए, फिर ठंडा कीजिए, फिर उसको ORS बोलिए और पीते रहिए। आपको अगर हर बार आप टॉयलेट जा रहे हैं, हर बार टॉयलेट से आने के बाद आपको 300 से 400 मिलीलीटर ORS पीना है, ताकि आप डिहाइड्रेटेड ना हो। फिर खाने में हम लोग क्या करते हैं, जब भी डायरिया होता है हम बोलते हैं कि खाने में क्या करते हैं कि मतलब ये मत खाओ वो मत खाओ। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, स्पाइसी कुछ मत खाइए, लेकिन खाने में आप कुछ भी खा सकते हैं, जैसे कि मीट या ये सब छोड़ के या फिर स्पाइसी छोड़ के खाने में बाकी जो कुछ है सब कुछ खाइए, और स्पेशली फ्रूट्स खाइए। यू कैन टेक लाइक ग्रेप्स, एप्पल। अगर आपको एप्पल में कभी कभार फेस का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ये सब और जो भी फ्रूट्स है वो लीजिए। और लास्ट में जो बोले जिंक सप्लीमेंट होता है, डेली फॉर बेबी, ऐसे एडल्ट में भी ले सकते हैं। अच्छा, कभी कभार ऐसा होगा कि ORS आपके पास अवेलेबल नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि मतलब ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 180 स्टूडेंट है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, आप कल जाएंगे 180 जगह 180 एरिया है, तो इनके हेल्थ के आपके एरिया के आसपास भी ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो हाउ यू कैन। अगर आपके पास ORS नहीं है तो आप सिंपली अपने घर में ORS बना सकते हैं। पहले उसका ऐड भी आता था नेशनल टीवी में, उसमें आपको 1 लीटर पानी लेना है, उसको बॉयल कीजिए, ठंडा कीजिए, उसमें आधा चम्मच एक दीजिए लेना चाह रहे हैं। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि ORS पीने से लग रहा है वॉमिटिंग हो रहा है, तो उस जगह में आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं या फिर दूसरा कुछ लाइट। और हमेशा एक बात याद रखिए, मतलब आपको अगर डायरिया हो रहा है, किसी रिमोट जगह में हो रहा है, कहीं पे आपको ORS नहीं मिल रहा है या ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, पानी, अगर पानी मिल रहा है, साफ पानी मिल रहा है, पानी पीजिए। पानी जो करेगा ना, मैं भी इट कैन हेल्प यू दैट मच, बट एटलीस्ट आपको सीवियर फॉर्म ऑफ डायरिया नहीं होगा। और एक सिचुएशन होता है कि जब डायरिया होता है तो वॉमिटिंग होता है। वॉमिटिंग जैसे कि पानी पी रहा है, बहुत लोग ऐसा होता है पानी पीते पीते वॉमिटिंग कर रहा है, ORS पी रहा है वॉमिटिंग कर रहा है। उस मामले में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, वॉमिटिंग हो गया है तो 10-15 मिनट रेस्ट कीजिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ORS लीजिए या फिर जो पानी आप पीते हैं प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप लोग नेचुरल वाटर पी रहे हैं तो उसको पहले गर्म कर लीजिए, गर्म करके ठंडा करके पीजिए, या फिर आप यहाँ पे है तो अपना वाटर बॉटल ये सब टॉयलेट बाथरूम में सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए, और मॉडर्नाइज बाथरूम में टॉयलेट होना चाहिए। हैंड वॉशिंग विद सोप, अपना हाथ क्लीन कीजिए सोप के साथ। ये बच्चे के लिए था, अपना पर्सनल और फूड हाइजीन मेंटेन कीजिए। और हेल्थ एजुकेशन जो हम लोगों को दे रहे हैं, जो आज हम लोग दे रहे हैं, और ऐसा नहीं कि आज आपको पता है कि जिस आप दूसरे के साथ भी शेयर करें, मतलब एक कंडीशन और प्रैक्टिस जिससे आप अपना हेल्थ भी मेंटेन करते हैं और दूसरे तक जब को फैलने नहीं देते हैं। कि हम लोग कभी कभार स्पून या चॉपस्टिक से खाना खाते हैं, तब सोचते हैं अरे क्या हैंड वॉशिंग की जरूरत है, हम तो चम्मच से खाएंगे। ऐसा नहीं, जब भी चम्मच से खाइए, किसी चीज़ से भी खाइए, बट बिफोर दैट प्रॉपर हैंड वॉशिंग कीजिए। कभी भी आप खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने से पहले अच्छे से हाथ धोइए। और आप यहाँ पे बना रहे हैं या फिर बाहर जाके खुद का बना रहे हैं, जब भी किसी के घर पे भी बना रहे हैं, ये प्रैक्टिस हमेशा रखती है। हाथ खाना बनाने से पहले हाथ धोइए। टॉयलेट या नैपकिन चेंज करने के बाद, टॉयलेट से आने के बाद
हॉस्टल में ऐसा होता है, मैं भी मेरा लाइफ ऑलमोस्ट 10 ईयर हॉस्टल में रहा। हॉस्टल में पेशेंट कहाँ से मिलेगा? पेशेंट तो मिलेगा नहीं, लेकिन दोस्त मिलेगा सीख। और हम लोग जाते हैं, जाके देखते हैं कि क्या हो गया, खाना वाना दिया, आ गए, फिर कोई फॉरगेट कि अपना ही तो दोस्त है, क्या हो जाएगा। बट कभी भी ऐसे जब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं जिसका तबीयत खराब, कुछ भी तबीयत खराब है, ये प्रैक्टिस कीजिए, उनसे मिलने के बाद आप अपना हाथ धोइए, ठीक है। और लास्ट में है कि जैसे कि अपने कैंपस में ऐसा होगा, बहुत सारा डॉग्स होगा या फिर एनिमल्स होगा, बहुत लोगों को पसंद भी है प्यार करना, तो जब प्यार करते हैं उसके बाद हमेशा अपना हाथ धोइए। जो वर्ल्ड ग्लोबल हेल्थ काउंसिल है, उसके हिसाब से बेसिक हाइजीन का स्टैंडर्ड जो है ना, उसके हिसाब से हम लोगों को डेली 6 टाइम एटलीस्ट हाथ धोना है। अच्छा, अब हॉस्टल हैंड हाइजीन का भी जो बोला हैंड वॉशिंग वाला, तो फॉलो कीजिए। और जो भी मोमेंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया, उस सब मोमेंट में हैंड वॉशिंग फॉलो कीजिए। इसके बाद है रेगुलर बात और ब्रशिंग करना। उसके बाद कभी भी कोई फ्रूट वेजिटेबल आप खा रहे हैं या बना रहे हैं, तो उसको उससे पहले उसको अच्छे से अपना रूम और बेड को क्लीन रखना। कवरिंग योर फूड, आपके यहाँ पे पिछली बार भी मैं जब आया तो देखा कि खाना अभी तक डाइनिंग टेबल तो है, लेकिन आप लोग खाना रूम पे लेके आए, तो रूम पे लेके आने का एक कम होता है, कभी कभार आके खाना ऐसे ही छोड़ दिया, दिखाएंगे आधा घंटा बाद, उसको ढका भी, तो ये हैबिट बंद कीजिए। अगर रूम पे भी ला रहे हैं, कहीं पे भी खाना है तो उसको ढकते हैं। कभी भी अपना टॉयलेटरी जो होता है, जैसे कि टॉवल हो गया, टेबल टिप्स हो गया और अदर चीज़ें होता है, साबुन, ये सब एक प्रैक्टिस बनाइए, वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना, उसके इसी के सब कुछ शेयर करेंगे, बट अपना टॉयलेटरी जो होता है, जैसे कि टॉवल हो गया, टेबल टिप्स और जितना भी साबुन हो गया, उसको हमेशा पर्सनल रखें। और कभी भी आप लोग खेलने जाते हैं या फिर गार्डनिंग या फिर सोशल वर्क रहता है, उसके बाद ऑब्वियसली हम लोग का स्वेटिंग होता है, टायर्ड हो जाता है, तो उसके बाद एक हैबिट बने, आने के बाद एक लाइट शावर लेते हैं और ड्रेसेस क्लीन रखिए, अपना क्लीन ड्रेसेस पहने। और सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे कि आपका वाटर बॉटल हो गया, रूम पे जग हो गया, पानी रखने के लिए कप, ग्लासेस, उन लोग क्लीन रखिए, क्योंकि डायरिया सबसे ज़्यादा पानी से फैलता है। मेरा इतना ही बोल रहा था, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है? Good afternoon everyone. Most respected ADC sir, जिन्होंने अपना समय निकाल के हमारे साथ आज यहाँ पे है, तो we are lucky to have ADC sir with us. आपका अकाउंट ऑफिसर आकाश सर एंड डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस टीम जो बोमदिला से आए हैं, और ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी। आप लोगों को बहुत तकलीफ हुआ। ये सबसे पहले तो एक मिसकॉन्सेप्शन से वही को हो सकता है कि इतना सारा फेल आप लोगों का यहाँ में कुछ हुआ और इस तरह से कुछ डायरिया, डिसेंट्री, बुखार, बदन दर्द आप सबको हुआ था, और सबको मतलब ये आपको फॉलो अप किया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, आप लोगों के पास आके क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसका मिसकॉन्सेप्शन ये नहीं होना कि डॉक्टर डर्मा ने सबको फैला दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसा है कि एक जगह में अगर किसी वजह से कोई जगह में एक सडनली किसी ग्रुप में किसी को कुछ बीमार हो जाता है, जैसे डायरिया, डिसेंट्री, फूड पॉइजनिंग, मीजल्स, कुछ भी बीमार अगर हो जाता है, तो मेरा ड्यूटी बनता है कि हायर अथॉरिटी को हमको इन्फॉर्म करना है। जो IDSP का बोल के IDSP का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, जिनके अंडर में ये सारे डॉक्टर्स है, डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, एपिडेमियोलॉजिस्ट है, ये सब टीम है उनका IDSP के अंडर में। तो मुझे उन लोगों को इन्फॉर्म करना होता है। एक अगर आप लोगों का यहाँ से एक आया या दो आया, आज 2 पेशेंट आए हैं या कल परसों और 2 आया, या फिर नेक्स्ट 3-4 दिन बाद 2 आया, ऐसा होने से इन्फॉर्म नहीं करना होता है। लेकिन 1-2 दिन के अंदर में इतने सारे लोगों को एक जैसा बीमार हो जाता है और एक जैसे एक ही जगह में, तो इनसे ऐसा अगर कुछ होता है तो इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। इसलिए हमने उनको हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया और आप लोगों को फॉलो अप कर रहे हैं। और आज आपका स्टूल वगैरह भी टेस्ट हुआ और आप लोगों से क्वेश्चन आंसर सब भी आप लोगों से पूछा गया था। और ट्रीटमेंट हम लोगों ने अपना मेरे सिंचुंग हॉस्पिटल में हमने पूरा
आपको पता होगा कि पूरा सलाइन वलाइन इंजेक्शन सब कुछ जो भी अवेलेबल हमारे फैसिलिटी के अंदर में अवेलेबल था, हम लोगों ने अपने आपको दिए गए हैं। वहाँ पे एकदम से जल्दीबाजी में हम लोगों ने बिस्तर विस्तर अरेंज किया आप लोगों के लिए, और जितना भी सलाइन था, इंजेक्शन था, जो भी मतलब आपको बुखार का चाहिए था, सब कुछ अरेंज किया बहुत जल्दी सबको। और हमारा टीम है मेडिकल में, नर्सेस है और पैरामेडिकल वर्कर्स है, सब मिल के सब कुछ अरेंज किया था आप लोगों के लिए। और उसके बाद हमारे यहाँ में भी हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिंजू बहुत वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में छोटा हॉस्पिटल है। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है, उसके बाद कम्युनिटी हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर है जो रूपा है, खलक्तंग है, दिराक में है, नाफरा में है। तो ये हॉस्पिटल तो छोटा है, फिर भी इस PHC सेंटर के अंदर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर में जो भी अवेलेबल था हमने आप लोगों को सर्विस दिया है उनको। तो सब आप सबको इम्प्रूव भी हो गया था आप लोग, है ना, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ मेडिसिन इंजेक्शन और ये सब लेने के बाद में। तो फिर जो सर्विलेंस जो टीम है उन लोगों का अपना काम कर रहे हैं, आप लोगों को एडवाइस करना, फॉलो अप करना। और ये इसका आज लास्ट प्रोग्राम होगा आपका डायरियल और ब्रेक के ऊपर में। तो सर लोगों ने बताया कैसे आपका ये सब नहीं होगा आगे फ्यूचर में, कैसे नहीं होना है। मेरा हमने सर लोगों के साथ भी एक व्हाट्सएप में डिस्कस किए थे कि एक एडवाइजरी हम लोगों का तरफ से अगर हो सकता है तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किचन है वहाँ पे सेंटर में, एंड दैट ऊपर में गर्ल्स हॉस्टल है और उस तरफ में बॉयज़ हॉस्टल है दूर में। फिर आप लोग किचन से खाना लेके बॉयज़ अपने रूम में चले जाते हैं और गर्ल्स अपने रूम में चले जाते हैं। तो इतना डिस्टेंस में आपका खाना में इन्फेक्शन कहीं से भी हो भी सकता है, और इनसाइड द बेडरूम खाना भी बहुत हाइजीनिक नहीं है। तो इधर में डाइनिंग हॉल बना हुआ है बॉयज़ के सेपरेटली और गर्ल्स के भी सेपरेटली बना हुआ है। तो आप लोग क्यों नहीं डाइनिंग हॉल में खाना खाते हैं? वहाँ पे डाइनिंग हॉल है आपका अपना अपना, उसमें बेंच और डेस्क होता होगा। वहाँ पे आपका किचन से लेके डाइनिंग हॉल में वॉश बेसिन होता होगा, वहाँ पे अच्छे से हाथ धोए और डाइनिंग हॉल में बैठ के खाने से हमको तो लगता है कि सिस्टमेटिक होगा और हाइजीनिक भी होगा, और आपको मतलब डिसिप्लिन भी एक होगा। इतना होच पोच लग रहा है खाना लेके थाली में लेके उधर जाओ इधर देखने में तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम सर लोग से भी बोले थे कि ये सब एडवाइजरी देने से ठीक रहेगा क्या डायरेक्टर सर और जो कंसर्न ऑफिसर है आप लोगों को, और अगर डाइनिंग हॉल को मैनेज करें और अच्छा तरह से, तो डाइनिंग हॉल में बैठ के खाने से आपको इट विल लुक मोर डिसिप्लिन, मोर हाइजीनिक, है ना, आप लोगों को लिए भी आराम रहेगा। बारिश में उधर लेके नहीं जाना पड़ेगा, उधर लेके नहीं जाना पड़ेगा, ठंड में या धूप में या कुछ भी। तो एक तो बहुत अच्छा कॉलेज का एक डिसिप्लिन रहेगा, हाइजीनिक रहेगा, और आप लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और पता नहीं रूम में जाके आप लोग फिर उस खाने में क्या क्या डाल के खाते हैं वो भी पता नहीं चलता है। कुछ भी खाइए, लेकिन आप लोग कुछ लेके जंगल में पका के खाते हैं, उस दिन बोले थे आप लोगों ने कुछ जैसे चिकन वगैरह लाया या कुछ भी लेके पका के खाए, लेकिन प्रॉपर कुक नहीं होने से फिर ये कंट्रोल नहीं होगा आपका। प्रॉपरली कुक होना पड़ेगा। बाहर में कैसे आग जलाते हैं, प्रॉपर कुक हो जाता है। हम लोगों ने सर्विलेंस टीम और हम लोगों ने आके आप लोगों का सब किचन देखा, साफ सुथरा ही था, कैंटीन देखा, साफ सुथरा ही था, और आपका पानी का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, एरो लगा हुआ है, सिंटेक्स है, ऑलमोस्ट तो सब ठीक ठाक ही था। तो पानी तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगा, लेकिन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन खुद ही होगा, खाना ही होगा। और खाना आप लोग बाहर भी खा के आते होंगे, कभी कभी आउटिंग गया, तेंगा में गया, बजर गया, कुछ मोमो खा लिया, थुप्पा खा लिया, वो पता नहीं कितना पुराना है और साफ सुथरा से बनाया है कि नहीं ना, उन लोग हाथ धो के बनाए कि नहीं, थाली प्लेट साफ है कि नहीं, होटल में कितना दिन पहले बनाया वाला आपको दे दिया। तो हम लोग तो एकदम बहुत मज़े से खा लेते हैं वहाँ पे जाके, और फिर आके पेट खराब हो जाता है, फूड पॉइजनिंग टाइप का हो जाता है, डायरिया होता है, डिसेंट्री होता है, उल्टी होता है, और साथ साथ में अगर कुछ भी हमको बीमार होता है तो फीवर तो एसोसिएट होता ही है। अगर फीवर होता है तो आपको पूरा आप सब कंप्लेन कर रहा था ना, बहुत सर दर्द होता था, पूरा बदन दर्द हो रहा था, बहुत एलर्जी लग रहा था, बहुत वीकनेस लग रहा था।
तो ये सब फूड पॉइजनिंग का एक सिम्टम है ये सब। तो आपका फूड पॉइजनिंग अगर किचन से होता तो आप जितना यहाँ पे तो मोर देन अराउंड 200 बच्चे हैं, नहीं अराउंड 200, तो सबको होना चाहिए किचन का वजह से होता है। तो आप लोग 15-20 लोगों को हुआ तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन किचन नहीं होना चाहिए। तो मुझे डाउट है कि आप लोग बाहर से खा के आए होंगे या तो आप लोग बाहर में कुक करके किया होगा मगर अच्छे से नहीं पकाया होगा आप लोगों ने, आधा कच्चा आधा पका खा लिए होंगे, या रूम के अंदर लेके आपने कुछ खाया होगा। सोर्स ऑफ फूड इन्फेक्शन तो इस बार का तो बिल्कुल seems to be a food contaminated food ना, not well cooked food या contaminated food ऐसा हो सकता है मुझे लगता है। तो ऐसा वो तो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानेगा जिन्होंने खाया है, जहाँ से क्या खाया, कहाँ खाया, कैसे खाया। तो बाद में फ्यूचर में ख्याल रखिए ये सब अपना ऐसा खाने से इस तरह से बीमार होता है। एंड ज़्यादा कुछ तो बाकी सब तो सर लोग ने बोल चुके हैं, तो मेरा इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच। गो टू एडीसी सर्च वर्ड। जनरली ऐसे होता है पावर पॉइंट में दिखा के अभी आप लोग निकलेंगे तो भूल जाएगा, तो मैं जस्ट एक नट से मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा। डायरिया क्या है? बाथरूम आप अगर 3 बार से दिन में 3 बार से ज़्यादा किया तो उसको हम लोग जनरली डायरिया बोलते हैं। हाँ, उसके बाद में उसके साथ में बुखार भी हो सकता है, पेट दर्द, माथा दर्द हो सकता है। जब डायरिया होगा आपको सबसे पहले क्या करना है, छुपाना नहीं है। आपका जो रेसिडेंट यहाँ पे सिस्टर है उसको कंसल्ट कीजिए, वो फुल एडवाइस देगा, ORS देगा। उसके बाद में अगर आपको फिर फर्दर डॉक्टर के पास जाना है तो वो आपको एडवाइस करेंगे। कोई तो ऐसा होता है कि मतलब घर जाने के चक्कर में ज़्यादा भरा चढ़ा के भी बोल देता है, हम तो 10 बार बाथरूम किया, अभी बेहोश होने वाला है, हमको जल्दी करना नहीं है। आपका मेडिकल से रिलेटेड जो भी है हमेशा सच बोलना है, सच को बढ़ा के बोलना नहीं है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली जब दवा खाएगा तो आपका ही बॉडी उसको रिसीव करेगा ना। उसके बाद में ये तो हो गया, आप डायरिया हो गया तो आपको क्या करना है। लास्ट में जो डॉक्टर कुलदीप जी ने बताया, प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करना है, हाथ अच्छा से धोना है, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। कोई तो सोच, जैसे डॉक्टर कुलदीप जी ने बोला मैं तो चम्मच से खाऊंगा, हाथ नहीं धो, ऐसे नहीं होता है। आप भले चम्मच यूज़ कीजिए, चम्मच को भी अच्छे से धुलाइए और हाथ भी धुलाइए। और सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन, ये तो आपका जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी गर्म जगह है, एटलीस्ट 3 दिन में एक बार तो नहाइए। जो लोग नहीं नहाते हैं उसके लिए भूमिला जैसे ठंडा जगह होने से अलग बात है। पर्सनल हाइजीन अच्छा से मेंटेन कीजिए, हाथ अच्छा से धोइए। और जैसे मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज सिचू का मैडम ने जो बोला है, आप लोग डाइनिंग हॉल से खाना ले जाके हॉस्टल में खाता है, मैडम का ये रिकमेंडेशन था, डाइनिंग हॉल को यूज़ कीजिए। आप लोग का जो रेस्पॉन्सिबल फैकल्टी है उसको बात करके डाइनिंग हॉल में जब आप खाना खाएंगे यूनिफॉर्मिटी होगा, उसमें सभी लोगों का हाथ धोने का एक जगह होगा, उसमें हाथ धो के सब लोग एक साथ में बैठ के जब खाना खाएंगे उसमें डिसिप्लिन भी होता है। आप खाना फटाफट डाल के धो के किया हॉस्टल में, हॉस्टल का अंदर में छुप के क्या खा दिया, हाथ धोया नहीं धोया, तो ये सब प्रॉब्लम होता है। तो ये एक नटसेल था, नटसेल मतलब छोटा सा मतलब टेक होम पहले ये सब कोई ध्यान रखिए, भूलिए मत। और कुछ भी मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो आपका सिस्टर को सबसे पहले इन्फॉर्म कीजिए। कुछ भी मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम को छुपाना नहीं है और बड़ा चढ़ा के बोलना भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम आवर एडीसी सर फॉर हिज टाइम। जैसे एडीसी सर ने राइटली पॉइंट आउट किया, अभी जो समर सीजन है, अभी बहुत सारे डिजीज माने इन्फेक्शन डिजीज होने का चांसेस है। जैसे एक ले लीजिए इसका जो एक्यूट डायरियल डिजीज, ये भी एक इन्फेक्शन डिजीज है। अगर आप पर्सनल हाइजीन सही रहेंगे, आप सही हैंड वॉशिंग करेंगे तो दूर दूर तक डायरिया आपको छू नहीं सकेगी। दूसरी चीज़, जैसे आप लोगों ने देखा है कि लास्ट 2 ईयर्स हम लोग पैंडेमिक कोविड के चलते
कोविड के चलते एक चीज़ हम लोगों को बहुत अच्छा सीख दिया है कि हैंड वॉशिंग का। हैंड वॉशिंग कोविड के चलते आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को हाथ मिलाना नहीं है, आप नमस्ते करना है, आप छूना नहीं, आप हाथ धोना है। हैंड वॉशिंग को बहुत स्ट्रेस किया है। तो हैंड वॉशिंग से आप बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज को दूर रखें। सिर्फ आपका एक्यूट डायरिया से नहीं, आपको जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज होगा उससे अगर हैंड वॉशिंग प्रॉपर्ली करेगा, आप जितने दिन में जितना बार हाथ धो सकता है उतना आपके लिए अच्छा है। ऐसा नहीं कि हम तो खाना खाने के पहले धोएंगे, उसके बाद तो मैं कुछ भी उठा के खा लेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये तो बहुत सारे हम लोग डिस्कस हो गए आप लोगों को मेरे ख्याल से। तो इसके चलते अभी फ्लू है, एक सर्दी बुखार का अटैक हो गया, आपका सर्दी हो गया। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर फ्लू बहुत इन्फेक्शियस होता है। कॉमन कोल्ड जो है, अगर एक लड़के को लग गया तो प्रॉपरली उसको, जैसे हमारा जो एपिडेमियोलॉजिस्ट ने बोला कि आपको कुछ भी बीमार हो, कुछ भी तकलीफ हो मेडिकल रिलेटेड, आप छुपाना नहीं है। कोई ऐसा होता है कि उसको सर्दी हो गया, वो प्रॉपरली उसको मेंटेन नहीं किया, उन्होंने अपना उनको प्रॉपर वो जो उनको बताया नहीं। आपके यहाँ पे एक एएनएम है जो नर्स है, अगर आपको फ्लू होता है तो प्रॉपरली आपको, जैसे कोविड के टाइम में हम लोगों ने अभी जो आपका मास्क जो है, और अभी आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन मैं एज ए सर्वेलेंस ऑफिसर मैं दे रहा हूँ कि कोविड कहीं नहीं गया है, कोविड अभी भी हम लोगों के बीच में है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि कोविड अभी खत्म हो गया, कोविड अभी भी है, अभी भी हम लोग वैक्सीनेशन कंटिन्यू कर रहे हैं कि ताकि इन्फेक्शन ना हो। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहीं क्रॉप पे जाता है कहीं भी, और कहीं भी वो होता है या सर्दी हो जाता है, तो कम से कम आपके पास जो मास्क है वो लगा रहना है, आप खुलेआम छींकना नहीं है। तो उससे क्या हो गया, अगर एक दो लोगों को यहाँ पे हॉस्टल पे अगर फ्लू हो गया तो आप जहाँ तहाँ वो फंस के जहाँ छींक के घूमेगा, एंटायर क्लास, एंटायर आपको 180 स्टूडेंट्स को फ्लू होने का चांसेस होगा, बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर आप कहीं भी वो होता है, आपको किसी को सर्दी हो गया, किसी को बुखार हो रहा है, तो आपको छुपाना नहीं है। अगर फीवर हो गया तो आप पैरासिटामोल तो ले सकते हैं, लेकिन लेने से पहले कम से कम आपके जो यहाँ पे जो नर्स है उनको इंटीमेट कीजिए कि पैरासिटामोल आपको, अगर नॉर्मल जो कॉमन कोल्ड वगैरह है, पैरासिटामोल आपको अगर फीवर है तो पैरासिटामोल से आपको सब्साइड हो जाएगा। और फ्लू आपका रनिंग नोज है उनके लिए भी एंटी, आपको जो किसी को एलर्जिक है तो उसका मेन वो है कि प्रिकॉशन इम्पोर्टेंट है कि आप जो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कीजिए, इससे बहुत कुछ आपका बीमार नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर हो रहा है तो आप प्रॉपरली उनको आपका जो यहाँ पे जो नर्स है उनको इंटीमेट, उनको इन्फॉर्म कीजिए। और अपने आप को मैं यहाँ के जो आपके फैकल्टी जो इंचार्ज लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँ कि अगर किसी को फ्लू हो गया तो उनको आप आइसोलेट करके रखना है। कि अगर किसी को क्लास में एक स्टूडेंट को अगर सर्दी हो गया तो नहीं, आप अभी ऐसा करो, अपना मास्क ले लो करके आप यहीं से बैठे। तो अगर बहुत सीवियर है तो यहाँ पे आपके पास रूम तो होंगे, किसी को अगर वो प्रॉपर थोड़ा बीमार हो जाते हैं तो उनको रखने के लिए एक जगह तो होंगे। तो प्रॉपर एक हॉस्टल में एक रूम होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, जहाँ पे आप उसको, अगर किसी को फ्लू हो जाता है तो उसको कम से कम आइसोलेट करके रखिए, फ्यू डेज ट्रीटमेंट कराइए। उसके बाद में उनको अगर इन्फेक्शियस क्यों जो साथ में रहेंगे तो और फैलने का चांसेस है। दूसरा चीज़ वाटर बॉर्न डिजीज है जो पानी से लगने का, तो सबसे इम्पोर्टेंट और इजी है कि गर्म पानी आप जितना हो सके पानी को गर्म करके पीजिए। तीसरा आपका, जैसे और लोगों ने बोला है कि मैं जो यहाँ के जो फैकल्टी के जो इंचार्ज हैं, आज डायरेक्टर साहब नहीं है, तो हम लोगों का ऐसा एक सजेशन है कि आपके जो डाइनिंग हॉल है उसको आप फंक्शनल कीजिए। क्योंकि जैसे हम लोग जैसे लास्ट टाइम जब फर्स्ट विजिट में हुआ, आप लोगों का मैंने ठीक लंच टाइम पे हमने देखा है सब लोग खाना लेके जा रहे हैं, तो उससे क्या हो कि बहुत सारे और
जहाँ में किचन है और आपके रूम बहुत डिस्टेंस है। और आज रेनी सीजन है, कभी भी बारिश, अभी बारिश आएगा, बारिश रुक जाएगा, अब खाना लेके जा रहा है और वहाँ पे आप अगर प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन रूम में करना तो मेरे ख्याल से मुश्किल है। तो और रूम में कुछ कुछ आप ऐड करके वो खाएंगे, फिर आप प्रॉब्लम होंगे, तो ये जो है उससे और बीमारी फैलाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आप आपके जो डाइनिंग है, डाइनिंग हॉल में यहाँ के फैकल्टी मेंबर जो इंचार्ज है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको फंक्शनल कीजिए। और उसके साथ साथ मैं आपके जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको कोऑपरेट कीजिए। हम तो पहले तो रूम पे खाते थे, हम वही रूम में ही खाएंगे, ऐसा मत कीजिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ताकि आपको और आउटब्रेक ना हो, सिर्फ वो नहीं, सिर्फ एक्यूट डायरिया नहीं, अभी रेनी सीजन और उसके बाद को मैंने विंटर सीजन में और सारे इन्फेक्शन वो जो आउटब्रेक हो सकता है अगर आप मेंटेन नहीं करें। और दूसरा चीज़ हमको देखने में आया कि यहाँ पे जो यहाँ पे स्टाफ भी बोल रहे थे और कोई स्टूडेंट भी बोल रहे थे, जब हमको इंटरेक्शन हुआ कि वो लोग जहाँ तक कुछ कुछ बना के खाता है तो उसको भी शायद अलाउ नहीं करने से ठीक है, क्योंकि वो कुछ भी बना के खाएंगे, रॉ खा लेंगे, तो अल्टीमेटली लास्ट जो आउटब्रेक में से हम लोगों का जो एपिडेमियोलॉजिस्ट और डॉक्टर कुलदीप और जो MYC डिस्कस है कि ये चांसेस है कि किसी ने जो ग्रुप है वो शायद खाया हो और इसमें आपको ट्रैक आउट करना बहुत मुश्किल है। अगर इधर जहाँ तहाँ कुछ भी खाते रहेंगे तो हॉस्टल से अगर वो एक आपका वो रहेगा, डाइनिंग रहेगा, एक किचन से सब खाना वहीं बनेंगे, तो आपका हमको अगर आउटब्रेक भी होता है तो उसको फाइंड आउट करने में ईजी होता है कि सोर्स इजीली फाइंड आउट कर सके। और दूसरी चीज़ आपके लिए तो और अच्छा कि हैंड वॉशिंग एक प्रैक्टिस हो जाए, जो कभी हाथ नहीं धोते वो भी डाइनिंग हॉल में खाने से धोने लगेंगे और सब बगल वाला आपका फ्रेंड उनको बोलेंगे आप हाथ धोइए, तो ये एक प्रैक्टिस हो। तो जैसे अभी तो मेन जो है समर में अगर एक्यूट डायरिया वो हैंड वॉशिंग इज इम्पोर्टेंट। दूसरा चीज़ फ्लू वगैरह है, फ्लू में भी आपको पर्सनल हाइजीन इम्पोर्टेंट है कि आपको सर्दी बुखार जो भी हो रहा है तो इम्पोर्टेंट है कि सर डॉक्टर नहीं बन जाना है, आप इंटीमेट कीजिए। अदरवाइज क्या होता है कि आप सर्दी लग रहा, आप कुछ भी कोई फ्रेंड बोल दिया, आप खा लिया, तो ऐसा नहीं करना है। प्रॉपरली आप आपके यहाँ पे यू आर फॉर्चुनेट कि एक सिस्टर है आपके साथ, तो वो अगर ज़्यादा होता है तो हम नियरेस्ट आपका जो डॉक्टर ट्रॉमा MYC PHC सिंचू है वो आपका नियरेस्ट है कि थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम होता है तो उनको आप सही सलाह सही टाइम पे लेना है ताकि उसको फिर वो ना हो। और दूसरा चीज़ वाटर जो पानी का जो वो है सर आपका वहाँ पे जो किचन के साथ में फिर पानी का वो था ये जो किचन के बगल में जो जनरेटर के साथ में, हाँ वो फिल्टर उसको थोड़ा आइसोलेट सेपरेट करने से ठीक है सर। वो जो क्योंकि यहाँ पे आपका वो जो जनरेटर था और यहाँ में फिल्टर है तो शायद कंटेमिनेट होने का चांसेस है। और एक नर्स का जो मैं नर्स होता है ये इनका जो गर्ल्स हॉस्टल में उनका जो पानी का जो उनका जो वो है फिल्टर वो पूरा टॉयलेट पे है, टॉयलेट साथ में है और बगल में उसका वो है, उसको भी वहाँ से थोड़ा आइसोलेट करने से ठीक है क्योंकि चांसेस क्योंकि टॉयलेट वहीं पे है तो कोई अगर जाके इतने सारे स्टूडेंट हैं तो उसको आप मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होगा। तो प्रॉपरली जो पानी का जो वो है अगर सही जगह में उनको टॉयलेट से अगर हटा देता है एक प्रॉपर जगह में तो बहुत सारे मैंने हाइजीन उस पर आपको फ्यूचर में ये जो डायरियल डिजीज होने का चांसेस बहुत कम होगा। बाकी तो सब स्टूडेंट्स थे और वेल एवर, आपके देश में मोबाइल का ज़माना है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कीजिए, प्रॉपर हैंड वॉशिंग कीजिए और जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप सिस्टर को बताना है। अगर ज़्यादा होता है सिस्टर अगर ट्रीट कर सकते करेगा, नहीं होगा तो डेफिनेटली डॉक्टर वहाँ पे है, मैडम हम लोगों को भी इन्फॉर्म करेगा। तो ये रिक्वेस्ट है, आप
मैंने झूठ नहीं बोलना है, और मेरा एकदम रिक्वेस्ट है कि आप बाहर में जहाँ तहाँ आप चूल्हा वो करके वहाँ खा बना के मत खाइए, क्योंकि अभी रेनी सीजन तो हर जगह पूरा वाटर लॉगिंग होता है। अभी कुछ दिन के बाद तो ये जो मलेरिया का वो जो ब्रीडिंग प्लेसेस होता है, तो जहाँ तहाँ आपको वो करना नहीं। आप हॉस्टल में प्रॉपरली डाइनिंग हॉल में खाइए, प्रॉपरली हॉस्टल का खाना खाइए, आपको बीमार हो गए। और दूसरा चीज, अभी कोविड जो है कहीं गया नहीं है, कोविड अभी हम लोगों का यहीं पे है। अगर आप प्रॉपरली मास्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्क आप लगाए रहिए, मास्क को छोड़ना नहीं है। आप बाहर जाता है मार्केट में, मास्क लगा के जाइए, और कहीं में ऐसे क्राउड में जा रहा हूँ, मास्क लगाइए, ठीक है। तो मास्क को जितना हो सके आप मास्क यूज कीजिए। थैंक यू। रेस्पेक्टेड DSO डॉक्टर फुलबुल सर, उनके साथ आए हुए डॉक्टर नरवुल, डॉक्टर कुलदीप, मेरा सिंचू के MO इंचार्ज, रिवियर मॉन्क्स नन्स, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, आकाश और डियर स्टूडेंट्स। आना तो चाहता था, बहुत अच्छा मौका में, लेकिन एक बीमारी का वजह से आना पड़ा। तो अभी हम कुछ भी सीखने के लिए आया है, और अब जो जो करता है वो हॉस्टल लाइफ में करने वाला ही चीज़ है। बिकॉज मैं तो नर्सरी से लेकर पूरा कॉलेज तक हॉस्टल में ही था। घर के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं, उतना हॉस्टल के बारे में ज़्यादा पता है। तो जैसे जैसे ट्रेनिंग में सर लोगों ने बताया, आप लोग सुना होगा, तो ये आप अकेले अकेले इम्पोर्टेंस नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर यू। जो भी आपने सीखा है वो आप घर जाके अपना माँ पिता जी को, जो लोग गाँव में इग्नोरेंट है, इलिटरेट है, उन लोगों को भी बता सकता है। हमने सीख लिया हो गया, ऐसा नहीं। एक स्टूडेंट को सिखाने से हम लोग समझते हैं कि 10-20 आदमी को सिखा दो, बिकॉज द मैसेज पासेस, आपका लाइफ लॉन्ग में ये मैसेज पास होते रहेगा। तो ये हम लोग आप लोगों को स्ट्रेस देते हैं। गाँव वालों को सिखाने से वो घर में ही रह जाता है। तो आप लोगों को सिखाता इसीलिए है कि आप लोग ये मैसेज स्प्रेड करें। और ऐसा बैठ के तो मैंने एनालिसिस किया है कि जितना बीमार है उसका सबसे बड़ा कोज है आपको। जब आप केयरलेस हो जाते हो तो आपको बीमार हो जाता है, तो कोज आप ही हो गया। सबसे बड़ा डॉक्टर भी आप ही होगा। थोड़ा बहुत केयरफुल होगा तो आप कोई भी बीमार नहीं होगा। और पहले हम लोग बचपन में ये पढ़ता था कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अभी हम ये आप लोगों का एक प्रोग्राम देखने का बाद सोचा है कि हैंड वॉशिंग 6 times a day विल कीप द डॉक्टर अवे। तो आप लोग हाथ धोइए, जैसा डॉक्टर साहब लोग, ये लोग ऐसा ही आया नहीं है, आप लोग को कुछ सिखाने आया, और ये इस फील्ड में माहिर है। दे आर स्पेशलाइज्ड इन दिस फील्ड। आप लोग जैसा आप लोगों का भी कोई तो फ्यूचर में मास्टर डिग्री करता है, तो मोती में कोई मास्टर डिग्री किया, और हम लोग पॉलिटिकल साइंस में कोई मास्टर डिग्री करता है, तो डॉक्टर का बीच में भी ये लोग और खतरनाक वाला है, डेंजर वाला, और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इसमें। एपिडेमिक क्या क्या एपिडेमिक होगा पैंडेमिक में। तो डॉक्टर साहब तो बहुत बार इसमें कोरोना के समय में जब मैसिव वो चल रहा था, कोविड का चल रहा था, तो सर भी खुद आया, उनका टीम भी अराउंड द क्लॉक डिस्ट्रिक्ट में घूमता है, और इन लोगों का जुरिस्डिक्शन भी बहुत बड़ा है। तो आप लोग लकी है कि इन लोग आप लोगों को आके 2-2 टाइम आपका एक बार विजिट किया, फिर आज अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आया। तो टेक इट बाय हार्ट, दिल से ले लीजिए, दिल से पढ़िए। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपका एकेडमिक करियर अच्छा होगा। आपका एकेडमिक करियर अच्छा होगा तो आप नेशन का वो जो एकेडमिक करियर अच्छा होगा। आप हेल्थ रहेगा तो नेशन जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो आप हम लोगों का जो डॉक्टर लोग को दिल से दुआ दीजिए। ये लोग और दूसरा जगह में भी ऐसा सबको ऐसा समझाने का इन लोगों को शक्ति देना है। मेरा तरफ से भी सर बहुत बहुत थैंक यू। लास्ट कोरोना समय में भी हम लोग मिला, कई जगह जहाँ वैक्सीन चल रहा था वहाँ पे भी मिला। आज भी आप लास्ट टाइम ऑल्सो आई वॉज विलिंग टू कम विथ यू फॉर दिस वन, जब आप स्टडी कर रहे थे, बट देन प्री ऑक्यूपाइड था। तो मैंने EAC को भी पता है कि मेडिकल में भी जाके चेक करो बच्चा लोग कौन कौन सा ये है। तो आज आप लोग बहुत
सीख लिया होगा, थोड़ा देख लिया होगा। आई होप कि आप लोग ऐसा कोई भी गलत काम ना करें जिससे एपिडेमिक हो या ऐसा डायरिया दोबारा यहाँ हो ना, होना नहीं चाहिए ना। हाँ, केयरफुली रहिएगा, बिल्कुल बीमार नहीं हो, आप स्वस्थ रहना है, खेलते रहिए, ठीक से खेलिए, पढ़ाई भी थोड़ा कम होने से भी होगा। हम तो बोलता खेलो ठीक से, बदन अच्छा स्ट्रॉन्ग रहना है, तब जाके आगे आप बढ़ेगा ना। ठीक से पढ़ते पढ़ते खुद सूखा मच्छी जैसे हो जाने से तो नहीं होगा। तो बी स्ट्रॉन्ग, जिंदा रहेगा तो और पढ़ेगा ना, मरियल होने से तो पढ़ाई भी नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद बोलता है कि एक बने इट इज बेटर टू गो टू प्ले देन टू रीड गीता। हेल्थ के लिए वो बोलता है कि आप घर में दिन भर बैठ के गीता पढ़ने से अच्छा जाके खेलो, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो दूसरा से भी सुनने को मिलेगा। तो हेल्थ थोड़ा ये करना है, कॉन्शियस रहना ही है। और वन सेकेंड मेरा तरफ से ये तो स्कूल का ये यूनिवर्सिटी का तरफ से पता नहीं, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारा सिंचू एप्लीकेशन में आके हम लोगों को काफ़ी समझा रहे हैं। मैं भी खुद बहुत सीखा हूँ। and I will also pass the message to my staff also. Thank you. Thank you very much. It's my immense pleasure to deliver this vote of thanks on behalf of the Institute to all the dignitaries present over here. I would like to give my special thanks to Dr. S.K. Tongal, District Surveillance Officer, Dr. C. Roma, Medical Officer in charge, Dr. Kuldeep, Surveillance Coordinator, and ADC Sir from Simtu. I would also like to thank the EO Sir of our institute for providing all the sorts of support for conducting this awareness program, and also to all the participants for making this event a success. And thank you once again, thank you.